जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक फीचर हम अपने पीओएस में ऐड करेंगे, जिसमें हम अपनी प्राइसेस जो है वो सेल प्राइस और परचेज़ प्राइस आइटम वाले टेबल में अपडेट करेंगे। आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। दोस्तों ये हमारा परचेज फॉर्म है जो हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहे थे। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें हमने कुछ फीचर्स इसमें शामिल किए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्राइसेस जो है वो आइटम के टेबल में अपडेट करेंगे। अब देखिए हमारा सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा आइटम का टेबल है इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो आइटम्स का टेबल है इसको मैं अगर खोलूं, इस टेबल में हमने अपनी एक परचेज प्राइस रखी हुई है और एक सेल प्राइस भी रखी हुई है। अब यहाँ पे ये है कि ये जो शुरू से हमने फीड की उसमें हमने खुद ही ये टाइप की थी और इसी को जब हम सेल का बिल बनाएंगे, जब हम सेल करेंगे चीजें, तो हमारा जो सेल वाला फॉर्म है वो यहाँ से सेल प्राइस उठाएगा। हमारा ऑपरेटर जब बार कोड स्कैन करेगा या लिस्ट बॉक्स से कोई आइटम चुनेगा सेल करने के लिए, तो वो सेल प्राइस यहाँ से पिक करेगा। अब ये सेल प्राइस हम फीड कहाँ पे कर रहे हैं? पहले तो हमने जो शुरू में हमारा स्टॉक था, जो हम ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जब हमने ये सॉफ्टवेयर हमने शुरू करना है या लॉन्च करना है, उस वक्त हम मैनुअली हम यहाँ पे उसकी प्राइसेस आइटम के टेबल में सॉरी जो फॉर्म हमने बनाया था आइटम मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमने जो फीड की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे फीडेड है। अब हमने लॉजिक हमने ये बनाई इस तरह से चाहते हैं, जब हम एक नई आइटम परचेज करेंगे तो जैसे ही हम परचेज करें तो परचेज करते हुए जो प्राइस हम परचेज प्राइस उस फॉर्म के अंदर डालें और जो सेल प्राइस हम डालें, वो जो प्राइस है वो यहाँ आइटम के टेबल में अपडेट हो जाए, ताकि जैसे ही हम नई चीज खरीदेंगे उसमें प्राइस हम अपडेट करेंगे तो हमारा ऑपरेटर जब चीज कोई बेचेगा तो वो नई प्राइस के ऊपर ही बेचेगा। तो ये फीचर हम आज शामिल करेंगे। हम करेंगे ये कि हम यहाँ से जो परचेज फॉर्म यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पे चीजें परचेज करेंगे। जब परचेज करने के बाद सेव एंड एग्जिट करेंगे, फॉर्म हम सेव करेंगे, ये बिल जो है ये चीजें सेव करेंगे, तो साथ ही हम एक मॉड्यूल या एक कोड लिखते हैं। आज कोड के थ्रू करते हैं, क्यूरी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोड थोड़ा इजी है और जल्दी हो जाता है काम। तो हम ये जो सुपर टिक्की है, फर्ज किया हमारी प्रोडक्ट, तो नई परचेज प्राइस हमने उसमें 300 डाली कि 300 का हमने परचेज किया और सेल प्राइस हमने 450 डाली। अब होगा क्या? अब तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, लेकिन हमारा कोड जो है वो अपडेट का नहीं लिखा हुआ, वो हम आज लिखेंगे। और वो कोड क्या करेगा? फौरी तौर पे ये जो सुपर टिक्की है, जो 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 आइटम्स इस बिल में होंगी, यानी कि एक सुपर टिक्की है, इसकी परचेज प्राइस वो ये कर दे कि नई जिस परचेज पे आपने खरीदा है, और सेल प्राइस वो ये कर दे जो हम जिस प्राइस पे हम बेचना चाहते हैं। फिर वो दूसरे आइटम को पिक करे, बेंसन है तो उसकी प्राइस भी अपडेट कर दे जो हमने नई प्राइस यहाँ पे डाली है। आज की क्लास में हम ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिजाइन व्यू में खोलता हूँ और आइटम्स के टेबल को फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोड हम कहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ही हमारी चीज फाइनल हो जाए, जब सप्लायर भी लिखा जाए, परचेज टाइप भी लिखी जाए, यहाँ पे आइटम्स भी आ जाएं, और उसके बाद जब हम जो यूजर है हमारा वो सेव एंड एग्जिट पे प्रेस करे इस बिल को सेव करने के लिए जो हमने परचेज किया है सप्लायर से, उस वक्त जो है वो हमारा आइटम्स टेबल अपडेट हो जाए। क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो हम प्राइस जो है वो आइटम्स टेबल से उठाएंगे, लिहाजा उसमें अपडेटेड प्राइस होनी चाहिए। तो मैं इसके इवेंट प्रोसीजर में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसका इवेंट प्रोसीजर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके बारे में कोड लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे जो हमने बटन बनाया है उसका कोड लिखा हुआ है। पहला कोड क्या है? लिस्ट इंडेक्स 1, यानी कि हम सप्लायर अगर हमने नहीं दर्ज किया तो हमसे पूछे कि सप्लायर भी लिखें, और अगर हमने परचेज टाइप भी सिलेक्ट की तो वो भी हमसे डिमांड करे। और उसके बाद हमने दो इवेंट ये लगाए थे। पहले में वो ये चेक करे कि अगर हमारी परचेज प्राइस या सेल प्राइस जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो वो हमसे डिमांड करे कि इसमें प्राइस लिखें। और दूसरे हमने ये चेक किया था कि अगर उस बिल के अंदर कोई आइटम नहीं है, हमने कोई आइटम ऐड नहीं की है, तो हम उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मेन एंट्री बिल भी डिलीट कर दे, क्योंकि बगैर आइटम के किसी बिल में हम नहीं चाहते कि वो बिल हमारे डेटाबेस के अंदर रहे। खामखा वो
स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और एक नंबर भी हमारा जो है वो बिल नंबर वो उसमें ऑक्यूपाई हो रहा है। जब ये चीजें चेक हो जाएंगी और फाइनल हो जाएगा कि हमारा बिल के अंदर आइटम्स भी हैं और किसी की प्राइस जीरो भी नहीं है, उस वक्त हम फॉर्म को क्लोज कर रहे थे। इस क्लोज करने से पहले हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे और उस कोड में हम जो है वो परचेज और सेल प्राइस है वो आइटम के टेबल में अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि हमने एक रिकॉर्ड सेट बनाना है और उसमें जो जो आइटम हमने यहाँ पे डाली है इस बिल के अंदर उसकी आइटम आईडी, उसकी परचेज कंपनी प्राइस क्या लें जो हमने टेबल के अंदर जो नाम रखे थे वो, और रिटेल प्राइस जो आपने रखा था वो हम उठाएंगे रिकॉर्ड सेट के अंदर। बल्कि मैं यहाँ पे पहले देख लूँ और यहाँ पे मैं परचेज एंट्री का टेबल, बल्कि परचेज डिटेल में है हमारा जो है वो ये यहाँ पे हमारी क्या है आइटम आईडी, तो वही है जो नेम हमने रखा था। एक है कंपनी प्राइस जिसको हम परचेज प्राइस कह रहे हैं और एक है हमारी रिटेल प्राइस जिसको हम सेल प्राइस कहेंगे। ये परचेज प्राइस है और ये सेल प्राइस है। तो आइटम्स के टेबल के अंदर अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आइटम ने हमने इसका नाम रखा है PUR_ परचेज और सेल प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस आइटम के टेबल के अंदर। जबकि परचेज डिटेल के अंदर हमने इसका नाम रखा है कंपनी प्राइस और रिटेल प्राइस। तो ये मैं इसको बंद करता हूँ और ये मैंने अपना कोड खोल लिया। अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जैसे ऑलरेडी हमने ऊपर बनाया हुआ है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ ताकि मुझे दोबारा से पूरा टाइप न करना पड़े। सेट RS = db.openRecordSet, सिलेक्ट आइटम आईडी। एक तो मैं आइटम आईडी सिलेक्ट करूंगा, दूसरा मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे वो थी कंपनी प्राइस, कंपनी_ प्राइस। इसमें मुझे ब्रैकेट लगाने की यहाँ मैंने लगा दिया था, बल्कि ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें भी स्पेस हमारा नहीं है तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की। कंपनी प्राइस और तीसरी जो सेल प्राइस थी उसको हमने नाम दिया था रिटेल प्राइस, रिटेल_प्राइस फ्रॉम परचेज डिटेल वेयर PEID जो हमारा बिल है = me.PEID। अब क्या होगा, रिकॉर्ड सेट के अंदर आइटम आईडी, कंपनी प्राइस और रिटेल प्राइस आ जाएगी उन चीज़ों की जो कि इस बिल में शामिल है। जो इस बिल में शामिल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो ये बिल हमारा नीचे खुला हुआ है, इस बिल में जो आइटम हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अब रिकॉर्ड सेट में जब हमारे पास आइटम आ गए तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा, हो सकता है इसके अंदर हमने कोई देखें यहाँ पे, एक तो ये है कि यहाँ पे वो चेक कर लेगा कि आइटम अगर हमारे पास नहीं है तो वो बिल डिलीट कर देगा और एग्जिट सब कर जाएगा, तो वो तो यहाँ पे मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे एहतियातन चेक कर लेंगे कि इस बिल के अंदर कोई आइटम मौजूद है भी या नहीं। जस्ट हमने एक कंडीशन लगानी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हम लगा लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो एरर ना जनरेट करे। RS डॉट, वो आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे चेक करते हैं, रिकॉर्ड काउंट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मैंने क्यों लिखा, वो मैंने इसलिए लिखा कि ये कोड तब चले कि अगर हमारे इस बिल के अंदर कोई आइटम है या कि नहीं है। ग्रेटर देन 0 तब ही होगा जब हमारे बिल में कम से कम एक आइटम जरूर होगी, यानी कि 0 से ग्रेट हो जाएगा। अगर एक आइटम भी मौजूद है तो रिकॉर्ड काउंट आपका 1 बताएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये हमारा कोड चलेगा। इसके अंदर हमने यहाँ पे आ गए। अब अगर उसको आइटम मिल गई जो कि जिसके अंदर वो आइटम आईडी और कंपनी प्राइस और रिटेल प्राइस उसने अपने पास सेव की है, वो आइटम उसको जब मिल चुकी है तो वो एक रिकॉर्ड सेट में आ जाएगा। हो सकता है वहाँ पे एक आइटम ना मिले, उसको 5 आइटम्स मिल जाए, हो सकता है 10 आइटम्स हमने इस बिल में ऐड की हों, तो उस 10 के 10 आइटम्स की प्राइस हम जो आपका आइटम टेबल है उसके अंदर अपडेट करेंगे। जितने रिकॉर्ड होंगे, जितनी आइटम्स हम इस बिल में ऐड करेंगे, उन तमाम की प्राइसेस हमने अपडेट करनी है। इसलिए हमें यहाँ पे एक लूप की भी ज़रूरत पड़ेगी कि 1 बाई 1 वो हर प्रोडक्ट को देखे और आइटम के टेबल में अपडेट करें। तो जब ये रिकॉर्ड सेट हमारा बन जाएगा तो लूप चलाने से पहले मैं क्या करूँगा, अपने जो कर्सर है या अपना जो कंट्रोल है उसको इस रिकॉर्ड सेट में जितने भी रिकॉर्ड है, फर्ज किया आपने 10 आइटम्स डाली हैं इस बिल के अंदर, तो 10 आइटम्स का जो पहला रिकॉर्ड होगा मैं उस पर मूव करूंगा। अगर नहीं है तो वैसे होगा तो वो पहले भी, लेकिन एहतियातन हम RS.move फर्स्ट कर देते हैं।
ताकि पहले रिकॉर्ड पे वो आ जाए। जब हमारा कंट्रोल पहले रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम अपना एक लूप शुरू करेंगे। कौन सा? डू वाइल नॉट rs.eof एंड ऑफ फाइल। उस वक्त तक ये लूप चलाओ जब तक रिकॉर्ड सेट का एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। नॉट rs डॉट एंड ऑफ फाइल, डू वाइल उस वक्त तक ये काम करो और आगे इसको एंड करने के लिए मैं कर दूंगा लूप। इसका डू वाइल का एंड जो है वो लूप पे होता है। तो इस दो स्टेटमेंट के दौरान अब डू वाइल नॉट rs.eof का क्या मतलब है? जब तक रिकॉर्ड सेट में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते उस वक्त तक ये लूप चलते रहना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि ये लूप हमारा चलेगा उस वक्त तक जितने रिकॉर्ड्स हमारे इस बिल में मौजूद होंगे। अगर हमने 5 आइटम्स डाली हैं तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। अगर 6 डाली हैं तो 6 दफ़ा चलेगा। अगर 10 डाली हैं तो 10 दफ़ा चलेगा। और अगर 1 डाली है आइटम तो 1 दफ़ा चलेगा। तो हर आइटम के साथ फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एक SQL रन करनी होगी जो इस डाटा को, जो RS के अंदर हमारे पास परचेज प्राइस है और सेल प्राइस है, इसको मैच करेगा आइटम आईडी, जो आइटम आईडी आइटम्स के टेबल के अंदर है उसके साथ मैच करेगा और उस आइटम आईडी के अगेंस्ट जो प्राइस लिखी होगी उसको वो अपडेट करेगा। तो हम यहाँ एक SQL रन करेंगे जो कि हमारे आइटम्स के टेबल को अपडेट करेगी। तो SQL रन करने के लिए पीछे भी मैंने आपको बताया था, हमने डिलीट की SQL रन की थी। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डू कमांड डॉट रन SQL, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालते हैं और अंदर हम डबल कोटेशन डालते हैं और इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना SQL का कोड लिखेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत SQL आती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट हम लगाएंगे। SQL की अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट हम क्या करेंगे? अपडेट का वर्ड हम यूज करेंगे। ये एक सिंटेक्स है उसका कि हम जो ये रिजर्व वर्ड है, ये जो सिंटेक्स के वर्ड्स हैं अपने SQL के, वो ज़्यादातर हम कैपिटल में लिखते हैं ताकि क्लियर हो कि हम कौन सी क्वेरी चला रहे हैं। अपडेट आगे हम लिखेंगे टेबल का नाम, कौन से टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो टेबल का नाम है आइटम्स, आइटम्स के टेबल को हम अपडेट करना चाहते हैं और आगे हम अपनी वैल्यूज देंगे जो कि उस कॉलम्स को करेंगी। मैं क्या करूंगा उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेट। सेट के आगे हम लेते हैं कॉलम का नाम, जिस कॉलम को हमने अपडेट करना है। तो हमने पहला कॉलम जो अपडेट करना है वो है परचेज प्राइस। तो वहां पे हमने लिखा था, देखा था कॉलम के अंदर PUR_PRICE, उसका नाम था परचेज प्राइस। सेट परचेज प्राइस इज इक्वल टू, हम उसको ये कह रहे हैं आइटम के टेबल को अपडेट करो और परचेज प्राइस वाले कॉलम को सेट कर दो किसके बराबर। अब देखें यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो हमारे कौन से कॉलम में हमने उठाई है? कंपनी प्राइस। जो RS है, RS के कंपनी प्राइस के अंदर हमारी परचेज प्राइस पड़ी है। तो उसको रेफर करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं % करूंगा, % और यहाँ पे मैं RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और यहाँ पे मैं लिखूंगा EANY_प्राइस। इससे क्या होगा? जो हमारे रिकॉर्ड सेट के अंदर कंपनी प्राइस है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे बिल के अंदर जो कंपनी प्राइस है वो सेट हो जाएगी आइटम के अंदर परचेज प्राइस के, जो जिस आइटम की, बल्कि हम आके वेयर कंडीशन में देंगे कि किसकी, कौन से आइटम की, वो हम आखिर पे देंगे। इसका सिंटेक्स इसी तरह से है, लेकिन पहले हमने सेट कर दिया कि कंपनी प्राइस किस में से, वो परचेज प्राइस के अंदर। दूसरी चीज क्या है, जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला कॉलम मैंने दे दिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा % लगाऊंगा और फिर मैं दोबारा से कोटेशन मार्क शुरू करूंगा और यहाँ पे मैं उसको दूसरा कॉलम दूंगा। अब दूसरा कॉलम देने के लिए क्या है, मुझे एक कामा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी प्राइस आ जाएगी, कामा लगाना पड़ेगा और आगे मैं दूसरे कॉलम का नाम दूंगा। दूसरे कॉलम का नाम आइटम की टेबल में क्या था? सेल_प्राइस, सेल प्राइस इज इक्वल टू, फिर मैं कोटेशन क्लोज करूंगा और फिर मैं लगाऊंगा %साइन और ये हमारी कहाँ पे पड़ी है? RS साइन एक्सक्लेमेशन रिटेल प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये दे दूंगा रिटेल_प्राइस। दोनों चीजें मेरी यहाँ पे आ गई।
ये पहली बात, अपडेट करो आइटम्स को, सेट करो परचेज प्राइस में वो प्राइस डालो जो मेरी बिल के अंदर कंपनी प्राइस है, और सेल प्राइस के अंदर वो प्राइस डालो जो मेरी बिल के अंदर रिटेल प्राइस है। ये दोनों मैंने इसको दे दी। अब मैं इसको दूंगा वेयर कंडीशन। यहाँ पे दोबारा मुझे परसेंट साइन करना पड़ेगा और डबल कोटेशन से दोबारा मुझे शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन दूंगा। वेयर वेयर क्या हो, आइटम आईडी, जो आइटम आईडी हम जो है वेयर जो आइटम टेबल का जो आइटम आईडी है वो किसके बराबर हो, इज इक्वल टू, फिर मैं कोटेशन मार्क दे दूंगा और यहाँ पे मैं उसको एम्परसेंड कर दूंगा। यहाँ पे आर एस एक्सक्लेमेशन आइटम अंडरस्कोर आईडी, और ये मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मैं 2 ब्रैकेट लगा दिए, आई थिंक 2 दफा लग गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें, इस चीज को समझें। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, डू कमांड रन एसक्यूएल एक रन करो। क्या करो, अपडेट करो आइटम्स टेबल को। और यहाँ पे अगर आप यहीं से देखें, वेयर कंडीशन में मैं उसको कह रहा हूँ वेयर आइटम आईडी इज इक्वल टू आर एस डॉट आइटम आईडी। अब देखें, रिकॉर्ड सेट के अंदर मेरा आइटम आईडी पड़ा होगा और उस आइटम आईडी के अगेंस्ट कंपनी प्राइस होगी और रिटेल प्राइस होगी। जब मैंने लूप चलाया तो ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक मेरे बिल के अंदर आइटम्स मौजूद हैं। यानी कि पहली दफा जब लूप चला तो ये पहले आइटम पे आया। अब आर एस के अंदर मेरा पड़ा है पहला आइटम, पहले आइटम की आइटम आईडी, उसकी कंपनी प्राइस और उसकी रिटेल प्राइस। पहले आइटम की, अब मैं उसको कह रहा हूँ, अब पहले आइटम आर एस के अंदर पड़ा मेरे पहले आइटम की कंपनी प्राइस, इसी तरह पहले ही आइटम की सेल प्राइस और आइटम आईडी। तो मैं उसको ये कह रहा हूँ अपडेट कर दो आइटम्स के टेबल को, सेट परचेज प्राइस, उसके जो आइटम के टेबल के अंदर है परचेज प्राइस, उसको अपडेट करो आर एस डॉट कंपनी प्राइस से, और सेल प्राइस को अपडेट करो आर एस डॉट रिटेल प्राइस से, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। कौन से आइटम की, जो आइटम आईडी इज इक्वल टू जो आर एस के अंदर आइटम आईडी है उसका आइटम आईडी आइटम टेबल के अंदर से ढूंढ के उसकी सेल प्राइस भी और कंपनी प्राइस, सॉरी जो परचेज प्राइस है, वो दोनों अपडेट कर दो। इससे क्या होगा, ये हमारी जो आइटम आईडी की जो भी आइटम मेरे बिल में होंगे उनकी 1 बाई 1 ये लूप उतनी दफा चलेगा जितने आइटम होंगे। पहली दफा पहले आइटम को देखेगा, उसकी कंपनी प्राइस और सेल और परचेज प्राइस अपडेट करेगा। फिर जब दूसरी दफा आएगा फिर दूसरे आइटम की करेगा, तीसरी दफा आएगा, जब आइटम खत्म हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट उस पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे लूप से पहले, बल्कि सॉरी, यहाँ पे पहला आइटम आया, दोबारा चलेगा तो जाहिर है अब आर एस तो वही है, तो यहाँ पे मुझे उसको एक स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं, आर एस डॉट मूव नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहला जो पहली आइटम होगी उसकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस सेट होगी। उसके बाद रिकॉर्ड सेट्स डॉट मूव नेक्स्ट से क्या होगा, अगला रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर लूप इसको फिर ऊपर ले जाएगा। यहाँ से जब दोबारा अपडेट होगी तो ये दूसरे रिकॉर्ड की अपडेट होगी, फिर मूव नेक्स्ट होगा, फिर लूप उसको आगे ले जाएगा, फिर तीसरे रिकॉर्ड की अपडेट होगी। इसी तरह जब मूव नेक्स्ट होकर आखिरी रिकॉर्ड आएगा तो आखिरी रिकॉर्ड जब यहाँ पे प्रोसेस होगा तो मूव नेक्स्ट क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा। और जब लूप ऊपर जाएगा, डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब एंड ऑफ फाइल होगा तो ये लूप को हम कह रहे हैं कि एंड ऑफ फाइल ना हो, जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए उस वक्त तक ये प्रोसेस करते रहो। जब एंड ऑफ फाइल इसको मिलेगा तो उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल क्या आ जाएगा, लूप के बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ मैंने रिकॉर्ड सेट डॉट काउंट लगाया था, इस एंड इफ इसका मैं करता हूँ एंड इफ, और नीचे हमारा डू कमांड डॉट क्लोज ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये 1 बाई 1 हमारे रिकॉर्ड को प्राइसेस हैं वो अपडेट करेगा। इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं हमारा ये काम करता है या कि नहीं। मैंने क्लोज कर दिया, परचेज फॉर्म को मैं रन करता हूँ। ये मैंने रन कर दिया। अब एक काम और करते हैं, बल्कि इसको मैं रन करने से पहले इसको मैं एग्जिट करता हूँ, क्लोज, यस। आइटम का टेबल मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने आइटम का टेबल खोले, देखें पहली आइटम हमारी जो है सुपर टिक्की बिस्किट्स
और इसकी परचेज प्राइस है 100, सेल प्राइस है 120। तो ये मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे एक आइटम, बल्कि दूसरा, मैं यहाँ पे ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। यस कर दिया, इस आइटम को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक नया आइटम फीड करता हूँ जो हमारे ये दूसरे नंबर पे है, ताकि यहाँ पे मैं चेक कर सकूँ। सुपर हाफ रोल ये मैं ऐड करता हूँ, इसकी प्राइस मैं कर देता हूँ 250 और 300। परचेज प्राइस 250, सेल प्राइस 300। अब देखें यहाँ पे पुरानी प्राइसेस क्या हैं सुपर टिक्की की, 100 और 120। नई प्राइस मैंने क्या दी, 300 और 450। 100 120 की जगह 300 और 450। दूसरा सुपर हाफ रोल, पहली प्राइस है 105 और 120, मैंने दे दी 250 और 300। अब मैं इसको यहाँ पे सेव एंड एग्जिट का बटन प्रेस करता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया, यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो। मैंने आपको बताया था जब भी आप एक्शन क्यूरी परफॉर्म करते हैं तो वो आपको ये मैसेज देता है, क्योंकि इसमें आप अपना डाटा अमेंड कर रहे होते हैं। सिलेक्ट में वो आपको नहीं देता, क्योंकि उसमें आप सिर्फ सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो पहला रिकॉर्ड अपडेट करने लगा। अगर मैं यस करता हूँ तो सुपर टिक्की की जो प्राइस है वो अपडेट कर देगा। यस किया मैंने। अब देखिए दूसरी दफा मैसेज आया, यानी कि दोबारा दूसरी दफा मेरा लूप चला। पहले उसने सुपर टिक्की की प्राइस अपडेट कर दी, अब दोबारा वो अपडेट कौन सा करना चाह रहा है, सुपर हाफ रोल की प्राइस को अपडेट करना चाह रहा है। फिर मैं यस करता हूँ तो अब उसने हाफ रोल की प्राइस अपडेट की और क्लोज हो गया। अब देखिए पुरानी प्राइस क्या थी, आई थिंक 100 और 105 थी, ये कर दी उसने 300 और 450। और सुपर हाफ रोल की क्या कर दी, 250 और 300। इस तरीके से उसने प्राइसेस अपडेट कर दी। तो ये हमारा अपडेट हो रहा है। मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ, डिजाइन व्यू में जाते हैं, बल्कि इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास मैसेज यूजर को नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप जब अपडेट करते हैं तो बैक एंड पे ये अपडेट हो जाना चाहिए। देखिए पहला मैसेज आया अपडेट का, दूसरा मैसेज आया फिर अपडेट का। अगर आपके यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऐड करेंगे, 10 की 10, उस वक्त क्या होगा, 10 दफा आपको ये मैसेज आएगा, आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप इसकी दूसरे की नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा कि हम एक की अपडेट करें और दूसरे की ना करें। लिहाजा ये 10 दफा आपको मैसेज आएगा और आपको 10 दफा यहाँ पे यस करना पड़ेगा। इसको, इससे आप जान छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि हमने क्या करना है। देखिए प्रोसीजर में हम गए, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, यहाँ पे ये देखें जब हमने डिलीट की क्यूरी चलाई थी, एक्शन क्यूरी है। इससे पहले हमने सेट वार्निंग्स को फॉल्स किया था और सेट वार्निंग्स को फिर इसके बाद ट्रू किया था ताकि हमें वार्निंग ना आए। तो यहाँ पे आके जब वो दोबारा कोड चला, अपडेट किया, तो उसने दोबारा हमें वार्निंग दी। तो यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे। कहाँ पे लिख देंगे, इफ rs डॉट रिकॉर्ड काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर उसको कोई रिकॉर्ड मिलता है तो जब रिकॉर्ड मिल जाएगा तो तभी वो अपडेट करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मूव नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट डू कमांड डॉट सेट वार्निंग्स फॉल्स। और जब ये मेरा लूप यहाँ पे एंड पे आएगा, बल्कि लूप से ही बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे डू कमांड डॉट सेट वार्निंग ये कर दिया, और अब ये मुझे कोई मैसेज नहीं देगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोसीजर में आने से पहले ही मैं यहाँ पे कहीं सेट वार्निंग्स ऑफ कर दूं और आखिर में जाके ऑन कर दूं, तो इस प्रोसीजर के अंदर जो है ना वो मुझे वार्निंग्स नहीं आएंगी। लेकिन होगा क्या, फर्ज किया आप यहाँ पे सेट वार्निंग्स ऑफ कर देते हैं। अब क्या, पहली दफा उसने सप्लायर सेलेक्ट नहीं किया, सप्लायर सेलेक्ट नहीं किया, अब यहाँ पे उसको सप्लायर सेलेक्ट करने का कहा गया और एग्जिट सब हो गया। इस सब रूटीन से हमारा फोकस वापस चला। अब क्या होगा, ये बाकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो आपका जो सेट वार्निंग ट्रू आपने आखिर में किया था वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपकी वार्निंग जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है उस वक्त तक के लिए ऑफ हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे एग्जिट सब कर जाता है, यहाँ पे एग्जिट सब कर जाता है, यहाँ पे कर जाता है, तो आपकी यहाँ पे भी एग्जिट सब लिखा हुआ। तो इसलिए सिर्फ उस स्टेटमेंट के आगे और पीछे आप वार्निंग्स लिखें
जिस स्टेटमेंट की वार्निंग्स आपको नहीं चाहिए, उसके अलावा आप इसको ऑन ही रखें तो बेहतर है। हमने ये कर दिया। इसके बाद मैं डीबग करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं दोबारा से चलाता हूँ। अब मेरे पास 2 आइटम्स हैं, मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ। तो इसके आगे मैंने ट्रू नहीं लिखा था, आई थिंक लिखा था ट्रू। वो कह रहे हैं आपने ट्रू नहीं लिखा। मैं फिर सेट वार्निंग्स करता हूँ, देखें अब वो सेव चेंजेस, तो खैर परचेज फॉर्म में मैंने कोड लगा इसलिए कह रहा, सेव करता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा। दोबारा मैं खोलता हूँ और इसकी प्राइस चेंज नहीं भी करता तो हर दफ़ा ये अपडेट ज़रूर करेगा, हर बिल के साथ वो अपडेट ज़रूर करेगा। तो ये हम एक हमारे पास एक रह जाता है कि हर दफ़ा हमारी जो प्राइस है वो ज़रूरी अपडेट होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो अपनी प्राइसेस जो है वो अपडेट करते हैं अपने आइटम्स पे। अब ये होगा कि हमारे जब भी हम सेल करेंगे तो हमारी अपडेटेड प्राइसेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस फॉर्म को फाइनल टचेस देंगे, उसको फाइनल करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने सेल फार्म की तरफ। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।